जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग समझ रहे थे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि मैंने आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट तक बताया। यहीं तक मैंने बताया था ना कि जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। यही मैंने आपको बताया था ना कि जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि कितना रुपया मैंने रेवेन्यू किया और प्लस उस रेवेन्यू को पाने के लिए मैंने कितना रुपया एक्सपेंस किया, इन दोनों का मैचिंग होना जरूरी होता है। क्योंकि जब तक ये मैचिंग नहीं होगा तब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कह रहे कि जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को पता कर सकें। किस लिए मैचिंग करवाते हैं? तो रीजन यही है कि अपने बिजनेस की वास्तविक रिजल्ट को पता करना कि हमारे बिजनेस का रिजल्ट क्या है, वो हम आसानी तरीके से मतलब ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर कर पाते हैं। और फिर लिखा भी है जैसे कि हम किसी बिजनेस की फैक्ट्री में रेंट हमने 10,000 रुपया दे दिया तथा स्टाफ का सैलरी और अन्य खर्च मैंने 90,000 किया हो, तो उस मंथ में टोटल हमारा सेल अगर 2 लाख किया हो तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि अपने बिजनेस में मैंने 2 लाख रुपए का इनकम किया और उसमें 10,000 रुपया जो है अपने बिजनेस का मैंने रेंट दे दिया, और दूसरी चीज की 90,000 सैलरी तथा और भी एक्सपेंस वगैरह मिला करके 90,000 और मैंने एक्सपेंस दे दिया, तो 90 और प्लस 10 1 लाख रुपया हो गया ना। और मैंने टोटल इनकम कितना किया था? 2 लाख किया था। तो 2 लाख में से 1 लाख रुपया माइनस करेंगे तो शेष जो 1 लाख रुपया हमारे पास बचेगा वही हमारे बिजनेस का क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। जिसका सूत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मूला प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू माइनस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। यानी कि रेवेन्यू में से माइनस करेंगे एक्सपेंस को, शेष जो अमाउंट निकल के आएगा उसी को हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। अब चलिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अन रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाए। जैसे इसके कहने का मतलब यही है कि जिस डेट में हमको इनकम प्राप्त हो रही है, जिस डेट में इनकम हमको प्राप्त हो रही है उसी डेट में हम उसको रिसीव करेंगे। अब ये नहीं कि किसी से पैसा हम प्राप्त करने वाले हों और पहले हम उसको क्या किए, बुक्स ऑफ अकाउंट में टाइप कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये बुक, अगर ये जो है कहीं से इनकम प्राप्त हो रही है, उसी इनकम अगर रिसीव आपके पास हो रहा हो तो जिस डेट में आपका रिसीव हो रहा है उसी डेट में हम उसको कंसीडर करते हैं। मतलब जैसा होता है ना कि जैसे मान के चलिए कि किसी से हमको पैसा पाना होता है, तो अभी वो पैसा दिया है तो अभी पैसा जब दे देगा तब तो हमारा होगा ना। अगर वो नहीं दिया तब तक वो पैसा हमारा नहीं है। जब वो पैसा हमको दे देगा, जब मनी हमको रिसीव हो जाएगी और जिस डेट में रिसीव होगा उसी डेट में हम उसको मेंशन करेंगे। अब ये नहीं कि मतलब इनकम होने वाला है, ऐसा संभावना है और तब तक हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में टाइप कर दिए, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मतलब अगर हमको रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड तभी करेंगे जब हमको पैसा क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। अब चलिए अगला लिखा हुआ है लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा है लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टेटमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे लीगल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यापार आप करिए उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, एक लीगल आपके पास एविडेंस मौजूद होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिखा भी है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टेटमेंट हो गया आपका, लीगल रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए। अर्थात अगर हम उसको लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार देखें तो पूरी की पूरी तरीके से क्या हो? सही हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे कि हमको चाहिए बस वैसे ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कि मतलब जैसे कि मान के चलिए कि अगर लॉ में अगर उसको दिखाया जाए, नियम में अगर उसको अनलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल नहीं होना। 6 बजे निकल जाला। चलिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्यूरल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। और कह रहा है कि रिकॉर्ड करना चाहिए ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि
कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए कि न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात ट्रांजेक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस यानी कि खर्च होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे क्या कह रहा है इसमें, जैसे कि मान के चलिए आपने अपनी ट्रांजेक्शन में कब और कितने रुपए का आपने अर्निंग किया, कब और कितने रुपए का आपने अर्निंग किया, कब और कितने रुपए का आपने रेवेन्यू प्राप्त किया, इनकम प्राप्त किया, उसी डेट को मेंशन करते हैं। ठीक है ना। और इसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे एक्सपेंस खर्च होने पर भी रिकॉर्ड करना चाहिए। अभी नहीं एक्सपेंस, जैसे कि मान के चलिए कि आपने जो है स्टाफ को सैलरी दिया, एक्सपेंस का पेमेंट करने पर करा कि न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर, मतलब जैसे ही आप एक्सपेंस करेंगे तत्काल आप उसको मेंशन कर दीजिए, न कि कंप्लीट होने के बाद। वही कह रहा है कि एक्सपेंस यानी कि खर्च होने पर भी हम रिकॉर्ड करेंगे और प्लस इनकम अर्न होने पर भी हम रिकॉर्ड करेंगे। पैसा तो नहीं अभी से ढेर हो अब गया। चलिए सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। देखिए अगर ये अकाउंट आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के प्रकार। हो गई वाह। देखिए इसमें सबसे पहले 3 प्रकार का अकाउंट आपका दिया है। एक आपका दिया है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका दिया है रियल अकाउंट और तीसरा आपका दिया है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 प्रकार के अकाउंट हमारे होते हैं। ये टैली में तीनों अकाउंट के बारे में आपको समझना है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। देखिए पर्सनल के बारे में बात करें तो पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। हम हो क्या हो क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। अब इसमें किस किस प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, ये अकाउंट क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कह रहे कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है और यह अकाउंट नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो कह रहा है कि बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है, और यह जो अकाउंट होता है ये नेचुरल किसी पर्सन, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी फर्म का भी हो सकता है और किसी कंपनी का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी फर्म का भी हो सकता है और किसी कंपनी का भी हो सकता है। और कह रहा है इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ प्राप्त करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त करता है, तो वह रिसीवर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है तो उसको हम रिसीवर कहते हैं। और कह रहा है कि बिजनेस में उसका अकाउंट हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। बिजनेस में उसका अकाउंट डेबिट होता है। आप इतना समझिए, इसमें 3 प्रकार का अकाउंट आपका दिया हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट आपका आता है जो पर्सनल अकाउंट आपका दिया है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। इसमें किसी नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, इसमें किसी फर्म से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, इसमें किसी कंपनी से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है तो हम उसको रिसीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसीवर बोलेंगे। और उसका अकाउंट हमारा डेबिट होता है। उसका नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। अगर रिसीवर है तो डेबिट बोलेंगे, अगर रिसीवर है तो डेबिट बोलेंगे। और अगला लिखा हुआ है बिजनेस में अकाउंट डेबिट होगा और यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है। अभी देखिए रिसीवर की बात आ रही थी ना, अब गिवर की बात आ रही है। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट हमारा क्रेडिट है। नहीं समझ में आया? जैसे आप ये समझिए कि देखिए जब भी इसके बारे में पूछा जाए पर्सनल अकाउंट के बारे में, आप कह सकते हैं कि इसमें हमेशा किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित या किसी फर्म से संबंधित या किसी कंपनी से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस में, हमारे बिजनेस में कुछ रिसीव करता है तो उसको हम रिसीवर बोलते हैं और उसका अकाउंट हमारा डेबिट होता है।
क्या होता है, डेबिट होता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो दे रहा है तो गिवर बोलेंगे ना, और गिवर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है रियल अकाउंट, और रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता। रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खाता। अब इसमें लिखा भी है, इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित? एसेट्स से संबंधित होते हैं। और कह रहा है कि यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और अगर व्यापार से जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? उसमें जो है रिसीवर को डेबिट किया गया था और गिवर को क्रेडिट किया गया था, लेकिन इसमें अगर बिजनेस में एसेट्स आता है तो डेबिट, अगर जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। लेकिन इसमें लिखा भी है कि इसमें वे सभी अकाउंट आते हैं जो एसेट्स से संबंधित होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनती कि सर एसेट्स होता क्या है? तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी है, वे सभी स्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती है, वे एसेट्स कहलाती है। और एसेट्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। मतलब आप यूं समझिए रियल अकाउंट में केवल एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, जैसे कैश हो गया, ठीक है, या फिर फर्नीचर हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, प्रोजेक्टर हो गया आपका, ठीक है, ऐसे तमाम प्रिंटर हो गया आपका, तमाम प्रकार के एसेट्स हम पढ़ाएंगे। ये समझिए कि जब भी क्वेश्चन में एसेट्स का जिक्र किया जाए तो उसमें आप रियल अकाउंट का यूज कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, तीसरा आपका दिया है नॉमिनल अकाउंट। क्या दिया है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता। अब इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये नॉमिनल अकाउंट में मात्र जो है 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस। और इस अकाउंट के अंतर्गत जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। प्लस जितने प्रॉफिट होते हैं या जितने हमको इनकम होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ पे रूल्स भी दिया हुआ है, देखिए तीनों का अलग अलग गोल्डन रूल्स भी यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे तीनों का रूल्स भी दिया हुआ है। अकाउंट को पहचानना, हम कैसे अकाउंट को पहचान पाएंगे कि पर्सनल अकाउंट का है कि रियल अकाउंट का है कि नॉमिनल अकाउंट का है? देखिए पहचान करवाने के लिए दिया है। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का खाता, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे राम अकाउंट हो गया, रहीम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, ये सब हमारे कौन से अकाउंट आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जैसे आरके ट्रेडर्स हो गया, एसके ट्रेडर्स हो गया, पीके ट्रेडर्स हो गया, ठीक है, ये सब हमारे किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अगर बैंक अकाउंट भी आता है तो भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। इसमें देखिए इतने प्रकार के खाते से ये हमको आइडिया मिलना चाहिए कि ये सारे के सारे प्रकार के आते हैं किसमें? व्यक्तिगत में। इसमें एक दिया, इसको काट लीजिएगा, प्लेस अकाउंट, इसको काट लीजिए, ये पर्सनल अकाउंट का नहीं है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है सबसे पहले कि किस प्रकार को हम अकाउंट को पहचानेंगे कि किस अकाउंट के अंतर्गत कौन सा अकाउंट आता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है पर्सन अकाउंट। अगर किसी व्यक्ति का खाता आता है, जैसे कि राम अकाउंट हो गया, रहीम अकाउंट हो गया, मतलब अकाउंट लगाने से पहले जितना भी नाम आप जोड़ लीजिए, ठीक है, वो सारे के सारे आते हैं किसके अंतर्गत? पर्सनल के अंतर्गत आते हैं। इसमें किसी संस्था का भी खाता आ जाएगा और प्लस किसी फर्म का भी खाता आ जाएगा। जैसे अमित ट्रेडर्स के नाम से एक खाता है, यस के ट्रेडर्स हो गया, ये सब। और कंपनी में अगर हम बोले तो एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं ना, या फिर यहाँ पे बहुत सारा जैसे एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सब एक प्रकार की कंपनी है। और बैंक का भी खाता आता है किसके अंतर्गत? पर्सनल के अंतर्गत आता है। और कैपिटल, कैपिटल भी किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्यों बताइए? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है तो कैसे, कोई बताएगा? अरे कैपिटल लगाने का काम करता कौन है? बिजनेस का मालिक। और बिजनेस का मालिक है तो एक पर्सन ही तो है, इसलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। और ड्राइंग अकाउंट भी अगर पर्सनल अकाउंट है तो क्यों?
क्योंकि ड्राइंग का मतलब होता है व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च। तो व्यापार के मालिक इसमें सम्मिलित हुआ, एक प्रकार का पर्सन है, तो ड्राइंग में हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ये भी पर्सनल अकाउंट। अब देखिए इसमें लिखा भी है कि अगर बिजनेस में देने वाला है तो देने वाले को क्या बोला जाएगा, गिवर बोला जाएगा ना। अगर देने वाला है तो उसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। और अगर पाने वाला है तो पाने वाले को क्या बोला जाएगा, रिसीवर, और रिसीवर का नेचर हमारा डेबिट होता है। अगर हमारे बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ दे रहा है तो उसको हम देने वाला यानी कि गिवर बोल सकते हैं, और उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर कोई पाने वाला है तो उसको हम रिसीवर बोलेंगे, और रिसीवर का अकाउंट हमारा डेबिट होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए सेकंड पॉइंट आता है एसेट्स। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से ऐसे खाते हैं जो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे लैंड अकाउंट, जमीन का खाता किसमें आएगा, रियल वाले में आ जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट, भवन का खाता, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। और फर्नीचर अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। कंप्यूटर अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। और प्लस मशीनरी अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट में आएगा। कैश दिया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया है, व्हीकल दिया है, ये अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से अधिक जितने भी हमारे बिजनेस में एसेट्स आते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, एसेट्स में ही आते हैं, रियल अकाउंट में ही आते हैं। अब देखिए इसमें लिखा भी है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए, जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट। यही 3 मेन ऑप्शन है। जैसे पर्सनल अकाउंट में कब और किसे डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा, रियल अकाउंट में कब और किसे डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट में कब और किसे डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए इसमें लिखा भी है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए 5,000 रुपए से मैंने कंप्यूटर खरीदा, 5,000 रुपए से मैंने कंप्यूटर खरीदा, वो भी कैश रुपए में। तो देखिए कैश भी आपका क्या है, रियल अकाउंट एसेट्स, कैश भी एसेट्स और कंप्यूटर भी एसेट्स, दोनों एसेट्स है ना। अब दोनों में देखना ये है कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो अगर हम कैश से कंप्यूटर खरीदेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा। और क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा। इसलिए कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट। समझ में आया? क्योंकि जब दोनों रूल फॉलो होता है और एक ही नेचर का है, जैसे कि मान के चलिए कि रियल अकाउंट का है, अगर दोनों एक ही नेचर का आ गया तो उसमें हम ये पता करेंगे कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर कंप्यूटर आ रहा है तो उसके बदले में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जाने वाला एक प्रकार का वो भी हमारा एसेट्स है, और जो आ रहा है वो भी एसेट्स है। तो जो आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो चला जाएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए अगला लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। लिखा है ना सबसे पहले इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। आप यूं समझिए कि नॉमिनल अकाउंट यानी कि तीसरे गोल्डन रूल, लॉस और एक्सपेंस को, लॉस और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। जैसे सैलरी अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, इनकम है कि एक्सपेंस है? सैलरी अकाउंट इनकम का इनकम है कि एक्सपेंस है, बताइए। एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी हम किसी स्टाफ को दे रहे होते हैं तो हमारे बिजनेस का खर्चा है ना, इसको डेबिट किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अरे कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो उसका प्रचार प्रसार करवाएंगे तो पैसा नहीं देंगे, फ्री में प्रचार करेगा वो, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। और रेंट अकाउंट ये भी एक्सपेंस हो जाएगा। वेजेस अकाउंट, वेजेस मतलब अरे जो मजदूरी दिया जाता है ना, मान के चलिए आपने एक ट्रक कोई गुड्स आपने मंगवा दिया और उसको आप ही नहीं उतारेंगे, उसको लेबर लगवाएंगे ना, उस लेबर का भाड़ा देंगे, उसी को हम वेजेस बोल सकते हैं, पर मजदूरी दिया गया। उसके बाद से पोस्टेज अकाउंट क्या होता है, ये भी डेबिट होता है। जैसे डाक खर्च का खर्च, इसको हम बोल सकते हैं डाक खर्च का जो मतलब खाता होता है। जैसे कि मान के चलिए कि बड़े बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाक के माध्यम से अपना जो है मतलब जो एप्लीकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करते हैं, तो इसके लिए भी उनको खर्चा देना पड़ता है, उसको भी हम एक्सपेंस ही बोल सकते हैं। परचेज का खाता, बिक्री का खाता क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट?
परचेज का नेचर हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम परचेज करेंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? अरे किसी चीज को हम खरीद रहे हैं ना तो एक्सपेंस ही तो हो रहा है। अब चलिए सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अरे जब बेचेंगे तो इनकम ही होगा ना, जब बेचेंगे तो इनकम ही होगा ना, तो उसको हम क्रेडिट बोलेंगे। ये सब समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो नहीं ट्रांजेक्शन हो पाएगी। अगला दिया है देखिए कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कमीशन पा भी सकते हैं, कमीशन दे भी सकते हैं, लेकिन कमीशन अकाउंट वैसे क्रेडिट होगा। अब चलिए इसमें लिखा भी है व्यय और हानि को क्या किया जाता है, व्यय और हानि को डेबिट किया जाता है और आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। इसको पढ़ के आइएगा आप उधर से, ठीक है।